आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 10 का विज्ञान सॉल्व करेंगे। पहले दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 2023 को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग सेट 2 2023 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होता है? तो अवतल दर्पण में हम वस्तु को 6 स्थितियों में रखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्थितियाँ? पहला दिया है वक्रता केंद्र C पर। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और आकार वस्तु के बराबर बनता है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमको इसमें दिखाना है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब। उसके बाद बी है वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच। जो वस्तु को हम वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखते हैं तो उसका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद C में दिया दर्पण के ध्रुव P पर। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। और डी है दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में। जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आकार वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब, तो कौन सा होगा? तब ये बी वाला आंसर होगा, राइट। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है और डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से। इसमें मीटर दिया है, प्रति मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये तीनों जो आंसर ये गलत दिया है। ठीक है। इसमें डी वाला आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है? तो जब श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म में जो रंग श्वेत प्रकाश गुजरता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे ऊपर होता है लाल, और सबसे नीचे होता है बैंगनी, और सबसे ऊपर होता है लाल। तो सबसे अधिक विचलन किस में होता है? बैंगनी में होता है, और सबसे कम विचलन होता है लाल में। तो अगर क्वेश्चन पूछे सबसे कम विचलन किस में हो रहा है तो लाल रंग होगा, और सबसे अधिक विचलन किस में होगा? बैंगनी में होगा। तो इसमें हमको बताना है सबसे अधिक विचलन किस रंग में हो रहा है, तो कौन सा होगा? बैंगनी, डी। पांचवा क्वेश्चन है, किसी बिंदु चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन बात पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है चालक के लंबाई पर। चालक तार जो होता है उसकी लंबाई पर है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध ही बढ़ेगा। आर अनुक्रमानुपाती होता है एल के। ठीक है। आर है प्रतिरोध, एल है चालक तार की लंबाई। उसके बाद दूसरा होता है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा होता है जो चालक का प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल? जैसे ये चालक हो गया, तार जो होता है बेलनाकार होता है, तो जो ये गोल वाला जो भाग होता है इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², और इसको हम सूचित करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर तार मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है जो तार है, चालक तार, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, क्योंकि जितने भी अलग अलग पदार्थ होंगे सबका प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है, उस पर निर्भर करता है। उसके बाद चौथा होता है कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो तापमान, जो टेम्परेचर होता है उस पर उसके अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती कह सकते हैं। अगर तार का तापमान बढ़ेगा, तार गर्म होगा तो तार का प्रतिरोध ही बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें जो पांचवा दिया है, किसी विद्युत चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की लंबाई, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ का घनत्व, इस पर निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर निर्भर करता है। चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता, कैसा है तार, गोल है कि चपटा है या बेलनाकार है, इस पर नहीं निर्भर करता है। उसके बाद छठवा है, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है?
तो जब चालक तार प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है समांतर और एक होता है श्रेणी क्रम में। तो जब समांतर क्रम में करते हैं तो इसमें चालक तार का प्रतिरोध का एक बिंदु एक जगह रहता है और दूसरा बिंदु दूसरी जगह रहता है, ऐसे हम इसको जोड़ते हैं, समायोजित करते हैं। तो इसमें जो प्रतिरोध होता है ये न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। किसमें? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में जब हम जोड़ते हैं तो प्रतिरोध न्यूनतम होता है, और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें जो प्रतिरोध होता है ये अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा और इसमें सब कम प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? छठवें का कौन सा होगा? ये सभी को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। उसके बाद 7वां है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम की सहायता लेते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम करते हैं जनरेटर जो होता है, जनित्र, उसमें ये सिद्धांत कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है ये मोटर में कार्य करता है। उसके बाद सी दिया है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, तो कौन सा आंसर होगा? सी होगा। और डी है ओम का नियम, तो इसमें ओम का नियम नहीं है, कौन सा आंसर है? सी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार होता है, जब हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं, ऐसे हम पकड़ते हैं, ये उंगली मुड़ी हुई रहती है और ये अंगूठा रहता है। जब हम इसको पकड़ते हैं और जो चालक तार ऐसे सीधा रहता है, तो अगर तार में धारा इस दिशा में ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये जो उंगलियां मुड़ी होती हैं इस दिशा में प्रवाहित होती है। इसमें दाएं हाथ में पकड़ेंगे चालक तार को, ऐसे ऊपर सीधा की ओर रखेंगे और अपने इन उंगलियों को, 4 उंगलियों को मोड़ के रखेंगे और अंगूठा इस पे लगाएंगे, इस जो चालक तार इस पे लगाते हैं। तो जो अंगूठा होता है ये चालक तार में प्रवाहित होने वाली दिशा को बताता है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इसके बाद उपभाग 2, ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 8वां है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो इसमें तांबा, सोना और एल्युमिनियम ये ठंडे गैस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। कौन सी होती है? पोटेशियम और सोडियम होती है। जब हम पोटेशियम और सोडियम को जैसे ठंडे जल में रखते हैं और ये हवा के संपर्क में आता है तो इसमें तुरंत विस्फोट हो जाता है और ये जलने लगता है। तो ये ठंडे जल से साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो 8वां का आंसर होगा सी। 9वां है, निम्नलिखित में एल्कीन है, एल्कीन बताना कौन सा है? तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है एल्केन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और दूसरा होता है एल्कीन, इसका होता है CnH2n, और तीसरा होता है एल्काइन, इसका होता है CnH2n-2। तो जो एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा वही हमारा क्या होगा? एल्कीन होगा। तो इसमें निम्नलिखित में एल्कीन कौन सा? इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, इस वाले में सिंगल बॉन्ड है और इस वाले में सिंगल और ट्रिपल दोनों है। तो हमको बताना इसमें एल्कीन कौन, तो एल्कीन कौन सा होगा? H2C डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद है 10वां, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? तो जब हम pH स्केल में देखते हैं तो pH स्केल में जो 7 होता है, इस पर जो ना ही विलियन अम्लीय होता है ना ही उदासीन होता है, इसके नीचे जाते हैं, 7 के नीचे जाएंगे तो इसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, और जब 7 के ऊपर जाते हैं तो इसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो अगर कोई लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर है और उसको हम किसी विलयन में डालते हैं और नीला हो जाता है तो इसका मतलब वो विलयन कैसा है? क्षारीय है। जब क्षारीय होगा तो उसका pH मान किससे होगा? 8 से ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और अगर वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता तो वो कैसा होता? अम्लीय होता।
तो उसका जो pH स्केल होता है या pH मान होता है वो 7 से कम होता। तो इसमें पूछा है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या है, तो यानी कि जो विलियन है वो कैसा है, क्षारीय है। तो आंसर कौन सा होगा, डी का 8। 11 क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो जो पहला आयनिक आबंध, एक संयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध, त्रिसंयोजी आबंध। जो क्लोरीन होता है उसमें एक संयोजी आबंध पाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें क्लोरीन जो होता है इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। और दूसरा क्लोरीन का हो गया 2 2 4 2 6 और 1 7। और ये क्या करते हैं, आपस में एक इलेक्ट्रॉन की ऐसी साझेदारी करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं इनके बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो 11 का आंसर क्या होगा, बी, एक संयोजी आबंध। उसके बाद 12 में है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ना ही बेकिंग सोडा प्रयोग करते हैं, ना ही धावन सोडा का, ना ही फिटकरी का क्या होता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या करता है, जल को जीवाणु रहित बनाता है, शुद्ध करता है। तो आंसर होगा डी। उसके बाद 13 में जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय में से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें उभय अपघटन कहा जाता है। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, बायोलॉजी से है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जो जाइलम होता है ये जल का वहन करता है, और पादप में जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, भोजन का वहन करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये होगा। इसके बाद है 15वां, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में कौन से पौधे का उपयोग किया। तो किसका उपयोग किया था, मटर का। और कैसा मटर था, उद्यान मटर था, उद्यान मटर का प्रयोग किया। तो इसका आंसर होगा सी। 16 निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र में पाया जाता है अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी। जो शुक्रवाहिका है ये पुरुष जनन तंत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 16 का सी। 17 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं। तो ये किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, डी, इनमें से सभी। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण। तो ये हमको करना नहीं, इसमें स्टार लगा है। 19वां है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन में किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो 19 का आंसर होगा बी। इसके बाद है 20वां। तो 20वां में स्टार लगा, ये भी क्वेश्चन हमको नहीं करना है। इसके बाद खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, फिजिक्स का है। उसके बाद विभाग 2 में केमिस्ट्री है और विभाग 3 में बायोलॉजी है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।